गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर आ जाइए यूपीपीएससी आरओ के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस टेस्ट सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति, जानकी रमन समिति, मल्होत्रा समिति, तारापुर समिति। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या और जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार और तारापुर समिति है बैंकों में ग्राहक सेवा। देखिए, गोस्वामी समिति करेक्ट है, जानकी रमन समिति करेक्ट है, मल्होत्रा समिति भी करेक्ट है। तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। फिर किससे संबंधित है? तारापुर समिति जो है वो रुपए की परिवर्तनता हेतु गठित की गई थी। ठीक है, रुपए की परिवर्तनता हेतु गठित की गई थी। बाकी सारे विकल्प करेक्ट हैं। डंकन का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डंकल का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर वो गाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी को बाद में WTO कहा गया। तो देखिए, कुछ साल पहले जो है डंकल प्रस्ताव नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इसी डंकल प्रस्ताव को अब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नाम से जाना जाता है। और विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संगठन है और यही पहले गेट के नाम से जाना जाता था और भारत इसका मेंबर है, सदस्य है। नंबर 3 पर आ जाइए। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था? 2001 से तो पहले ही घोषित कर दिया गया था। बताइए, 98, 96 या वर्ष 1994 में? चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया? 1994 में, 1994 में। तो 20 अगस्त 1994 से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए जो है पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। सीधे सीधे डेट याद रखिएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? मैसूर, नागपुर, अहमदाबाद और रांची। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, मैच करने के लिए पूछ लेता है इस तरह के सवालों। नंबर 5 पर आ जाइए। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, बताइए कहाँ पर? यूपी में। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, जहाँ ताजमहल है। ठीक है, और जहाँ नौचंदी का मेला लगता है, मतलब आगरा और मेरठ। तो ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा में, यही है सुर सरोवर, कीथम झील और है मेरठ में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर? एटा में हुआ था। ठीक है, एटा में, पटियाली गांव। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे वो तुर्क परिवार से थे और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत आकर बसे थे वो। नंबर 7 पर आ जाइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। पंजाब के गरम दल के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने और दीवान चमनलाल महामंत्री बने। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन है और महामंत्री कौन है, ये अलग से पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1861 या 1892? भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में वार्षिक बजट पर वाद विवाद और इससे संबंधित विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, अतिरिक्त सदस्यों को बजट से संबंधित विशेष अधिकार नहीं दिए गए। वे प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे
और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष को किसी भी प्रश्न को अस्वीकार करने का जो है अधिकार था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दिल्ली के किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार के किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, किंतु औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता को समझा। ठीक है, फिर उसने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया? तो नींव रखी इन्होंने, पूरा करवा दिया इन्होंने। चौथी मंजिल जब क्षतिग्रस्त हो गई तो उसके ऊपर और 2 मंजिलें बनवाई इन्होंने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कोई भी योगदान नहीं दिया है कुतुब मीनार के निर्माण में। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। एक लोसांग उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, केरल या सिक्किम? बताइए। सिक्किम में। तो लोसांग फेस्टिवल जो है सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में केरल की मोनोजाइट रेत में जो है वो थोरियम के प्रचुरतम भंडार हैं, तो बी है इसका आंसर। तो भारत में थोरियम जो है वो मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, और भारत में मोनाजाइट का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। मोनाजाइट मुख्य रूप से केरल के रेत में यानी बालू में पाया जाता है। इसमें थोरियम का जो अंश है वो 8 से 10% तक है। इसके अलावा थोरियम भारत में मिलेगा आपको झारखंड में, राजस्थान में, तमिलनाडु में भी। नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जो है उड़ो या लड़ो हार्मोन्स कहलाता है? मतलब फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। फ्लाइट और फाइट, ये है एड्रिनेलिन, ऑप्शन नंबर बी। तो एड्रिनल ग्रंथि मनुष्य के शरीर में होने वाले अंतःस्रावी को, ठीक है, बहुत हद तक प्रभावित करती है। भूख हो गया, प्यास हो गया, कष्ट आदि भावोत्तेजक स्थितियों में बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण इस हार्मोन्स को जो है लड़ो और उड़ो, ठीक है, फाइट और फ्लाइट, कभी फाइट और फ्लाइट, कभी फ्लाइट और फाइट लिखा रहता है। ठीक है, एड्रिनलिन किस ग्रंथि से निकलता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादिरिया या नक्शबंदिया? नक्शबंदिया, ऑप्शन नंबर डी। तो नक्शबंदिया सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, और भारत में इस पंथ की स्थापना ख्वाजा बाकी बिरला ने 17वीं शताब्दी के लगभग में की थी। इनके जो मुख्य शिष्य थे वो शेख अहमद सरहिंदी को संगीत से परहेज था। शेख अहमद सरहिंदी को। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो लेप्चा सिक्किम की है, ये तो होगी नहीं, तो गद्दी हो जाएगी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति। तो भारत में धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। नंबर 16 पर आ जाइए, एक ट्रायंगल है या त्रिभुज बोलते हैं इसको, बर्मुडा ट्रायंगल निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये देखिए, ये है अटलांटिक ओशियन में। तो एलिमिनेट कर दीजिए इंडियन ओशियन को और पैसिफिक को, लेकिन कहाँ पर है ये? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक ओशियन में।
ठीक है, तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक ओशन में है, यानी ए है इसका आंसर। तो बरमुडा ट्रायंगल जो है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा के मियामी से महज 1770 किलोमीटर और कनाडा के हैलिफैक्स और नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक हो गई इसकी सही स्थिति। ठीक है, वेस्ट यानी पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक, वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक। नंबर 17 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद निम्नलिखित में से किस उपनिषद में है? किसमें है? कठोपनिषद में। इस तरह के सवाल सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, कई कई बार रिपीटेड होते हैं, पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर भी पूछते हैं इनको। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किसमें है? कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। एटम बम का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? मतलब परमाणु बम की बात कर रहा है। एक परमाणु बम हो गया, एक हाइड्रोजन बम हो गया। साइंस से संबंधित प्रश्न इसमें भी ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, तो एटम बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम पर का जो सिद्धांत है वो होगा संलयन। तो परमाणु बम भी एटम बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। विखंडन क्या होता है? इसमें एक बड़ा नाभिक जो है अलग अलग छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और संलयन क्या होता है? छोटे छोटे नाभिक एक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। नंबर 19 पर आ जाइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? किसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये है ऊर्जा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। एक चीज़ और याद रखिएगा, विभवांतर का SI मात्रक भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो है वोल्ट। 20वां प्रश्न है, घाव भरने में सहायक विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में 24 तारीख को पूछा गया था, UPPSC में विटामिन से 2 सवाल पूछे थे। सबसे ज़्यादा जरूरी हैं इनके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जो इनके केमिकल नेम है वो तक याद रखिए। ए का रेटिनॉल हो गया, सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, के का फ्लॉक्फिनॉन, ई का टोकोफेरॉल, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। तो ये सब मोटा मोटा है, याद रह जाता है, लेकिन अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है B1 और B2 में। ठीक है, B3 तक भी कह सकते हैं। पता नहीं चलता किसका थायमिन है, किसका राइबोफ्लेविन है, और किसका है नियासिन। अधिकतर इन तीन में रहता है। ठीक है, अभी एक प्रश्न UPPSC में पूछा था, वहाँ राइबोफ्लेविन लिखा था, उसके सामने लिखा था बेरी बेरी। ठीक है, तो आजकल विटामिन ना लिखकर उनके वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं और फिर उससे सवाल बना रहे हैं। तो घाव भरने के लिए विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो घाव भरने में सहायक विटामिन होता है विटामिन C। देखिए, खट्टी चीज़ों में होता है विटामिन C, और जो घाव जल्दी भरने में सहायक होता है। यही कारण है कि जब सर्जन ऑपरेशन के बाद विटामिन C की दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी ऑपरेशन के बाद आंवला, नींबू, संतरा और खट्टे फल खाने की भी सलाह दी जाती है। आजकल तो टैबलेट में ही आ जाता है सब कुछ। तो कुछ विटामिन, उनका क्रम, उनके नाम, उनके रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन A का है रेटिनॉल। ठीक है, और इसकी कमी से हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, तो A ना लिखकर रेटिनॉल लिख सकता है एग्जाम में। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, B2 का है राइबोफ्लेविन। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। B1 का राइबोफ्लेविन नहीं है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B1 का है थायमिन। विटामिन B3 का है निकोटिनेमाइड, और विटामिन B5 का है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। तो अधिकतर कन्फ्यूजन यही चलता है, विटामिन B1 से लेकर विटामिन B6 तक। 7 का तो बायोटिन है। ठीक है, बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन ये। विटामिन B11 का है फॉलिक अम्ल, और विटामिन C का स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का है टोकोफेरॉल, विटामिन K का है फ्लॉक्फिनोन, और विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन।
बड़ा पूछते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये सब विटामिन, इनके रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिए इन सभी प्रश्नों की एक बार तो कम से कम। धन्यवाद।